मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण पर केंद्रित विशेष कार्यक्रम एक जंग जिंदगी के लिए। प्रवक्ता और प्रस्तुत करता है राकेश खरी। कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को राकेश खरे का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, कोरोना वायरस संक्रमण के इस दौर में विश्व के अनेक देशों के साथ साथ हमारे देश में भी कोरोना वायरस संक्रमण तेजी से फैल रहा है और अब स्थिति ये है कि रोजाना लगभग 25,000 से ऊपर कोरोना वायरस संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं। देश का मेडिकल स्टाफ पूरी सजगता से दिन रात मेहनत कर रहा है। साथ ही शासन और प्रशासन भी पूरी तरह से सजग रहते हुए इस आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रयत्नशील है। साथ ही हमें भी हर तरह से जागरूक करने की कोशिश की जा रही है कि हम मास्क का प्रयोग करें, एक दूसरे के साथ सोशल डिस्टेंस रखें और बार बार साबुन या सैनिटाइजर से अपने हाथ साफ करते रहें। साथ ही अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप अवश्य डाउनलोड करें। लेकिन इसके बाद भी देश में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें इन सब बातों की फिक्र ही नहीं है। वे नियमों का पालन नहीं करते हैं और फिर संक्रमित होते हैं। फिर पूरे परिवार के समक्ष एक बहुत बड़ी परेशानी आन खड़ी होती है। इसलिए आज आवश्यकता इस बात की है कि हम सजग रहते हुए अपनी परवाह स्वयं सबसे पहले करें और शासन और प्रशासन द्वारा दी गई गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करें। श्रोताओं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको अनेक विषयों पर जानकारी देते हैं और कोरोना वायरस संक्रमण में कौन कौन सी दवाएं या कौन कौन सी चिकित्सा पद्धति कारगर हो सकती है, इस संबंध में भी हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति हमें इस कोरोना वायरस संक्रमण से बचाने में कितनी सहायक है। इस संबंध में हमने बात की होम्योपैथी चिकित्सक डॉक्टर सुनील शर्मा से। सुनील शर्मा जी, आपका आकाशवाणी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सुनील शर्मा जी, जैसा कि आप जानते हैं आज विश्व के अनेक देशों के साथ हमारे देश में भी कोरोना वायरस संक्रमण फैला हुआ है जी। तो ऐसे में होम्योपैथी किस दृष्टि से, किस नजर से इस वायरस को देखती है? देखिए, होम्योपैथी में क्या है कि जो इसके ठीक करने की एक प्रोसेस होती है जी। जब हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है जी। कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी इन्फेक्शन हमारे शरीर पे असर कर देता है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें हमको देखने वाली बात ये होती है कि हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को ठीक रखें। यदि वो कमजोर हो गई है तो उसको अपन दवाई दे करके, सिमिलर मेडिसिन दे करके, तो वही रक्षण पैदा करने वाली दवाई है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं या उसको शक्ति प्रदान करते हैं। इससे वो बीमारी शरीर से निकल जाती है और शरीर रोगग्रस्त नहीं रहता है, रोग रहित हो जाता है, मतलब बीमारी से ठीक हो जाता है शरीर। बिल्कुल, ये एक प्रक्रिया होती है जी। तो होम्योपैथी में ऐसी कौन सी दवाएं हैं जो रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति को बढ़ाती हैं? देखिए, बीमारी के जो लक्षण होते हैं उसको देखकर दवाई का चुनाव होता है होम्योपैथिक में। जी। दूसरी बात, इसमें एक विशेषता ये होती है कि शारीरिक लक्षण जो मरीज बताता है कि हमको बुखार आता है, जुकाम होता है, गले में दर्द होता है या घुटने में तकलीफ होती है, उसके अलावा यदि ऐसे 5 पेशेंट हैं या 10 पेशेंट हैं, उन हर पेशेंट का आप देखिए व्यक्तिगत रूप से कि उनका एक मानसिक लक्षण अलग होता है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। कुछ पेशेंट्स ऐसे होंगे जिनको चाय पीने या गर्म पीने से आराम मिलेगा। कुछ पेशेंट ऐसे होंगे उन्हीं बीमारी के उनको ठंडक से आराम मिलेगा। कुछ की मानसिकता होगी कि उनके अंदर होपलेस रिकवरी होगी, अब मुझे ठीक होना ही नहीं है बिल्कुल। कुछ ऐसे होंगे जिनमें फाइटिंग स्पिरिट रहती है कि नहीं मैं तो ठीक हो जाऊंगा। यह सबकी साइकोलॉजी और इनका मानसिकता अलग अलग हुई, उसको विचार में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए दवाई का चुनाव किया जाता है। जी जी। इसमें एक होम्योपैथी में विशेषता होती है। जी जी। एक दवाई, पिछले दिनों कुछ दवाइयाँ ह्यूमिनिटी या शारीरिक शक्ति बढ़ाने के लिए होम्योपैथी के द्वारा दी जा रही थी, निःशुल्क भी उसका वितरण किया गया है। तो वो कौन सी दवाइयाँ हैं? वो आर्सेनिक एल्बम 30 नाम की दवाई आयुष मंत्रालय ने डिसाइड करके उसको वितरण करवाया था। जी। ये एक ऐसी दवाई है कि लगभग काफी वायरसों से शरीर को प्रिवेंट करती है। तो ये दवाई आप लोग भी प्रदान करते हैं लोगों को? हाँ जी, हम लोग भी प्रदान करते हैं जी। काफी मैंने बंटवाई है, नौगांव में भी काफी बंटवाई थी मिलिट्री एरिया में। जी जी जी।
डॉक्टर साहब, आर्सेनिक एल्बम के अलावा भी कोई एक दवा है जो प्रदान की जाती है? हाँ देखिए, कुछ लोगों ने बॉम्बे साइड जो डॉक्टर्स हैं, राजन शंकरन वगैरह हैं, पी शंकरन के बेटे हैं जी, उन्होंने कैम्फर मने मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है। जी जी, कैम्फर वो भी एक अच्छी मेडिसिन है क्योंकि एंटीवायरल बहुत सारे ड्रग्स हैं होम्योपैथी में जो बहुत अच्छा काम करते हैं जी। तो ये बड़े लोगों को, जो वयस्क हैं, उनको किस मात्रा में ये दवाई दी जा सकती है? देखिए, अगर कोई भी मेडिसिन अपन 30 नंबर या 30 पोटेंसी में दे रहे हैं तो इसको लगभग, अगर बहुत एक्यूट इन्फेक्शन उस एरिया में चल रहा है तो लगभग 3 बार दिन में इसको देना चाहिए। जी जी जी। और अगर कम इन्फेक्शन है या अपन इसको ज्यादा नंबर में दे रहे हैं या 200-1000 में दे रहे हैं तो हफ्ते में 1 या 2 बार देने से चल जाता है। जी जी जी। तो बहरहाल ये दवाइयाँ बगैर डॉक्टर की सलाह के नहीं लेना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए जी। डॉक्टर साहब, मान लीजिए किसी की हार्ट सर्जरी हुई है, कोई लगातार इंसुलिन ले रहा है जी, तो सारी चीजें ध्यान में रख के ही दवाई की डोज प्रिस्क्राइब होती है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, बच्चों को ये दवाई कैसे दी जाती है? बच्चों को आर्सेनिक 30 दिन में 3 बार दे सकते हैं, 3 दिन तक, फिर अपन डेली दे सकते हैं 3 दिन तक। तो और अगर बहुत एक्यूट इन्फेक्शन में बच्चा रह रहा है जी, जहाँ जिस एरिया बहुत ज्यादा है इन्फेक्शन, तो फिर 1-2 दिन में रिपीट भी कर सकते हैं इस दवाई को। जी जी। तो ये किस मात्रा में दी जाना चाहिए? कितनी गोलियां दी जाना चाहिए बच्चों को? अगर गोलियां देते हैं तो 4 गोली देना चाहिए, 4 to 6 टैबलेट, 4 से 6 गोलियां दे सकते हैं जी। अगर लिक्विड में देते हैं तो 5 से 10 बूंद दे सकते हैं। जी जी जी। तो यानी कि ये दोनों फॉर्म में उपलब्ध हैं ये दवाइयाँ? हाँ, लिक्विड फॉर्म भी उपलब्ध है और टैबलेट फॉर्म भी उपलब्ध है। टैबलेट में ये रहता है कि जहां अपन है वहां खा सकते हैं निकाल के जी। अगर ड्रॉप में लेते हैं तो लिक्विड में लेते हैं तो फिर पानी साथ में देना पड़ता है ना? जी जी जी। तो मतलब कि बच्चों को भी ये दवाई दी जा सकती है और इसका बिल्कुल दी जा सकती है। अच्छा, इन दवाओं का कोई साइड इफेक्ट भी होता है? नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। साइड इफेक्ट दुनिया में सारी दवाइयों का होता है अगर वो डॉक्टर की अनुमति के बिना या उनकी प्रिस्क्राइब के बताए अनुसार ना ली जाए तो। बिल्कुल 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 डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब, ये दवाइयाँ जैसे डॉक्टर की सलाह से हम लेते हैं और ऐसे कोई मरीज हैं जो इन्फेक्टेड हो ही चुके हैं, जिनको संक्रमण हो चुका है कोरोना वायरस का, तो ऐसे में उनको कौन सी दवाइयाँ दी जाती हैं? उनके साथ देखना पड़ेगा कि उनके क्या क्या लक्षण आ रहे हैं। मैंने बताया ना जी जी। उसको गले में तकलीफ आ रही है तो अलग दवाई है, टेम्परेचर के साथ में तो अलग दवाई है जी, होपलेस रिकवरी अगर है तो अलग दवाई है साथ में। तो ये पूरे टोटलिटी सिम्टम्स लेने पड़ते हैं जी। इस हिसाब से मैन टू मैन ये दवाई प्रिस्क्राइब होती है होम्योपैथी में। तो भारत में जो इंडिविजुअल के लिए इंडिविजुअल दवाई देनी पड़ती है। जी डॉक्टर साहब, हमारे देश में जो रिकवरी रेट आ रहा है तो उसमें भी इन दवाइयों का प्रयोग किया जा रहा है आज देश के लेवल पे? हाँ, किया जा रहा है। आगरा के कॉलेज में बहुत ज्यादा किया गया है जी, इंदौर में किया गया है, कई जगह किया गया है। तो ये सार्थक हो रहा है ये इलाज? हाँ, सार्थक है बिल्कुल। जी जी जी। और वैसे भी बरसात का मौसम शुरू हो चुका है तो बरसात में इन्फेक्शन बढ़ने की संभावना रहती है। हाँ, और भी संभावना रहती है। गले का इन्फेक्शन है, आंख की बीमारियां हैं, मलेरिया है, टाइफाइड है जी, ये इन्फेक्शन बढ़ने के बहुत चांस रहते हैं। भी इन्फेक्शन से अगर बचना है तो उसमें डॉक्टर के अलावा पेशेंट का भी बहुत बड़ा रोल होता है। जी जी जी। तो ये होम्योपैथिक दवाइयों में कोई खाने पीने का भी परहेज होता है डॉक्टर साहब? नहीं, खाने पीने का परहेज दवाई में नहीं होता है। कुछ दवाइयां होती हैं जो कॉफी वगैरह से लगभग एंटीडोट होती हैं, लेकिन परहेज जो होता है वो एज पर बीमारी होता है, मतलब बीमारी के अनुसार परहेज होता है। जैसे कोई डायबिटिक है तो अलग परहेज बताएंगे, कोई जिसका ब्लड प्रेशर बढ़ता है अलग परहेज बताएंगे। अगर वो पहले से डिप्रेशन की दवाइयां खा रहा है तो अलग दवाई देनी पड़ेगी, अलग लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहेगा उसका। जैसे बहुत से पेशेंट होते हैं 5-10 साल से एंटी डिप्रेसिव खा रहे हैं, नींद नहीं आने की खा रहे हैं, उसको एकदम से हटाया भी नहीं जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, अभी प्रशासन के द्वारा भी रोक लगाई है। 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे और वृद्ध जो हैं उनको बताया गया है कि खतरा इस वायरस संक्रमण का ज्यादा रहता है, इसलिए उन्हें बाहर निकलना, कम से कम बाहर निकलना है। हाँ, मतलब 10 साल से छोटे बच्चे या 55-60 प्लस में खतरा थोड़ा सा ज्यादा रहता है क्योंकि इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ा कम रहती है। तो ऐसे में ऐसे जो वृद्धजन है जिनकी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम है तो उनके लिए भी कोई होम्योपैथी में दवाई होती है उनकी प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ाने के लिए? हाँ, आप ना देखिए, दिनचर्या बदलें, खाना पीना बदलें, मानसिक तनाव से बचें जी, और व्यायाम करें रेगुलर। बिल्कुल बिल्कुल। अगर औषधि लेना है तो आर्सेनिक 30 दिन में 2-3 बार ले सकते हैं जी। वृद्धजन ये 2-3 बार ले सकते हैं? हाँ। तो बिल्कुल बहुत अच्छी सलाह है डॉक्टर साहब आपने दी। इसके अलावा भी जो फल फूल हैं, मौसमी फल फूल आ रहे हैं, क्या वो होम्योपैथी की दवाइयों के साथ वो फल फूल भी ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन देखना ये पड़ेगा पेशेंट डायबिटिक है तो बहुत सारे फल नहीं खा सकता है वो जी। यदि डायबिटिक नहीं है तो वो फिर प्रयोग कर सकता है? डायबिटिक नहीं है तो ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
कोशिश करना चाहिए कि बहुत ज्यादा फ्रिज की ठंडी फल ना खाए। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, और हमें क्या क्या सावधानी रखना चाहिए, इसके लिए क्या सलाह देना चाहेंगे आप हमारे श्रोताओं को? देखिए, सावधानी ये है तो गवर्नमेंट ने बताई हुई है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है जी, हैंड वॉश रेगुलर करना है, ऐसा नहीं कि साबुन लगाया हाथ धो लिया, प्रॉपर तरीके से नेल्स नाखूनों के अंदर साफ करना है जी, भोजन अपने घर का शुद्ध भोजन करना है जी, मानसिक तनाव से बचना है, बिल्कुल, डेली व्यायाम करना है जी, खुली हवा में सोना है, मतलब डायरेक्ट एसी में ना सोएं जी जी जी, ठीक है ना जी। तो ये सारी चीजें हैं जो हमें संक्रमण से बचा सकती हैं। हाँ, ये चीजें हर व्यक्ति को डेली करना है, संक्रमण हो चाहे संक्रमण ना हो जी। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर पेशेंट ठीक बना रहता है, बीमारियां नहीं होती हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो बहुत अच्छी सलाह आपने हमारे तमाम श्रोताओं को दी डॉक्टर साहब। मैं एक बात फिर से आखिर में कहूंगा कि किसी भी पैथी की कोई भी दवाई हो जी, डॉक्टर की बिना सलाह के न लें और जितना डॉक्टर डोज प्रिस्क्राइब करे उसको पूरा करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरा अंत में कहना है और इस बात को हर व्यक्ति को मानना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अंत में एक सवाल और हम करना चाहेंगे चलते चलते आपसे जी, कि नॉर्मली जैसे बरसात का मौसम है, इसमें नॉर्मली आदमी का गला खराब होता है या उसको बुखार आता है, तो ऐसे में उसको शक होता है कि हम कहीं कोरोना वायरस संक्रमित तो नहीं है, और एक अगर हाँ बोलिए, डर और भय उसके अंदर व्याप्त हो जाता है। हाँ, मैंने अभी एक इंटरव्यू में बोला भी था कि पेशेंट्स के अंदर भय बहुत ज्यादा है, बीमारी उतनी गंभीर नहीं है जी। किसी भी बीमारी में एक होपलेस रिकवरी, मतलब पेशेंट के मन में ये भाव आ जाता है कि हमें ठीक नहीं होना या नहीं हो पाएंगे, उसकी रिकवरी सामान्य पेशेंट से देर में होती है जी जी। अगर वो पानी में भीग गया है या गला कुछ खाने से खराब है तो गर्म पानी दिन में पीने से, गरारा करने से उसका गला 24 घंटे में या 6 घंटे में नॉर्मल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर इसके बावजूद भी उसको बार बार ये लग रहा है कि नहीं हमको तो कोरोना हो ही गया, फिर वो टेस्ट करवा ले। बिल्कुल बिल्कुल, तुरंत टेस्ट करवाना चाहिए, इससे डरना नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि वो फिर बार बार पेशेंट के दिमाग में बात लगी रहती है जी, और इस प्रकार की शंका दिमाग में रहने से शरीर में हार्मोन्स का बैलेंस गड़बड़ होता है। बिल्कुल, उससे बहुत सारी समस्याएं होती हैं फिर। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, अंत में आप हमारे तमाम श्रोताओं से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या सुझाव अपनी तरफ से देना चाहेंगे कि वो मेरा सुझाव सबसे बड़ा तो यही है कि दवाई किसी भी सिस्टम की ले, किसी भी डॉक्टर को दिखाएं, पूरी बात फॉलो करें, पूरी बात उसकी माने, अपने मन से कोई दवाई ना करें जी। दूसरी बात, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए रेगुलर व्यायाम करें जी, शुद्ध भोजन करें जी, 2.5 से 3 घंटे के बीच में थोड़ा थोड़ा खाएं जी, पानी बहुत ज्यादा पिएं जी जी, हो सके तो हल्का गुनगुना पानी पिएं जी, और बीमारियों से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग करना ही है, साफ सफाई करनी है जी, और मास्क जरूर पहनना है। मास्क जरूर पहनना है। बिल्कुल बिल्कुल। और मास्क को ऐसा नहीं कि एक बार पहना फिर दिन भर 5 दिन तक वही मास्क पहनते रहे जी जी, या तो उसको सैनिटाइज अच्छे से वॉश करके करें या उसको चेंज ही करें। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर सुनील शर्मा जी, आज आपने हमारे तमाम श्रोताओं को ये महत्वपूर्ण जानकारी दी, सुझाव दिए और आकाशवाणी को अपना महत्वपूर्ण समय दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी, आकाशवाणी को भी, हमारी ओर से श्रोताओं को भी। स्वस्थ रहें। श्रोताओं, अभी आपने महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की होम्योपैथी चिकित्सक डॉक्टर सुनील शर्मा से, और अब हम आपको जानकारी देते हैं कि मध्य प्रदेश शासन की पूर्व राज्य मंत्री श्रीमती ललिता यादव किस तरह से जनता की सेवा और सहायता कर रही हैं। इस संबंध में हमने बात की मध्य प्रदेश शासन की पूर्व राज्य मंत्री श्रीमती ललिता यादव से। ललिता यादव जी, आकाशवाणी छतरपुर की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत आपको नमस्कार जी। और श्रावण के महीना में आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। धन्यवाद ललिता जी। ललिता जी, वैसे पिछले दिनों एक लंबे समय तक लॉकडाउन रहा कोविड-19 के कारण, कोरोना वायरस संक्रमण के कारण। इस दौरान आपने तमाम लोगों को बहुत सी हेल्प की, गरीब असहाय लोगों को भोजन सामग्री भी वितरण की है, मास्क वगैरह भी वितरण किए हैं। हमारे जो नए श्रोता हैं उनकी जानकारी के लिए हम जानना चाहेंगे कि ऐसे कितने गरीब परिवार हैं जिनको आपके द्वारा भोजन वितरण किया गया है या भोजन की सामग्री वितरण की गई है। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में और पूरे विश्व में जी एक कोविड-19 महामारी फैली थी जी। जो ऐसा कभी नहीं देखा होगा कि पूरे विश्व में जो बीमारी ने हिला करके रख दिया था जी जी। ऐसे समय में इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को तत्काल लॉकडाउन करना पड़ा था। बिल्कुल, तो जो लोग जिस स्थिति में थे उस स्थिति पे वहीं रुक गए थे जहां लोग थे। जी। ऐसे हालातों में
छतरपुर शहर के विभिन्न संगठनों ने, सामाजिक सेवियों ने, राजनीतिक दलों ने दलगत राजनीति से उठ करके काम किया। और जो लोग जिनके घरों में रोज जो काम करते थे, जो जिनके घरों में रोज की आमदनी से चूल्हे जलते थे, ऐसे लोग भूखों बैठे थे। ऐसे हालातों में हम सभी ने उन घरों को चिन्हित किया जहां लोग असहाय थे और एक एक दाने के लिए तरस रहे थे। तो सामाजिक संगठनों ने, हम लोगों ने पहले तो उनको बना हुआ भोजन दोनों टाइम भिजवाया। और छतरपुर के लोग, सभी लोग जागरूकों ने अलग अलग जगह भिजवाया। मैं ये नहीं कहती कि मैंने एक ही जगह या पूरे छतरपुर को संभाल लिया होगा। खुद प्रशासन ने, समाज सेवियों ने उन लोगों को चिन्हित करके उनको भोजन भिजवाया। ऐसा सिलसिला 10-15 दिन 20 दिन चला। फिर उनको सूखा राशन भी भिजवाया, जब तक कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी उन लोगों की व्यवस्था की। उन लोगों को 3-3 महीने का राशन भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया। जिनको जो पेंशन धारक थे, जिनको हमारी सरकार पेंशन देती, उनको 3-3 माह की पेंशन भी माननीय मोदी जी ने डाली। आप सभी जानते हैं, इन सब हालातों को देखते हुए सभी के सहयोग से और माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक राशन कार्ड की व्यवस्था की कि कोई भी व्यक्ति यहाँ का राशन कार्ड है, अगर वो बिहार में रह रहा है, अगर बिहार का व्यक्ति यहाँ आ रहा है तो उसको राशन मिलेगा। आप सबको पता है कि जब लॉकडाउन 2 हुआ तो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि दिवाली तक निःशुल्क राशन देंगे। ऐसे हालातों में सभी लोगों ने सहयोग किया। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी उसी समय 23 मार्च को उनने माननीय मुख्यमंत्री जी का पद संभाला था। उन हालातों को देखते हुए मास्क जो हमारे स्व सहायता समूह की बहनों को काम दिया, मास्क बनाने का काम दिया। जो हमारे रसोइया थी, उनके रसोइयों के खाते में पैसे डाले। भले ही बच्चों को अभी भोजन बना के रसोइया नहीं दे रहे हैं। तमाम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारे जिला प्रशासन ने, प्रदेश सरकार ने, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो सहयोग किया ऐसे हालातों को, क्योंकि चाहे यूरोप की बात करें, अमेरिका की बात करें, ऐसे देश जो जिनको हम शक्तिशाली देश मानते हैं, वो उन देशों की कमर टूट गई थी, चरमरा गए थे, वो उनकी व्यवस्था चरमराई। लेकिन हमारे भारत देश की व्यवस्था जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने संभाली है, वास्तव में बधाई के पात्र हैं। और कोई भूखा नहीं रहा। छतरपुर में जब प्रवासी लोग निकले तो मैं तो सभी सामाजिक संगठनों को अपनी ओर से बधाई देना चाहूंगी कि लोगों ने आगे बढ़ करके उनको भोजन दिया, उनको चप्पल पहनाई। मध्य प्रदेश का कहीं ना कहीं नाम हमारे छतरपुर के और मध्य प्रदेश के लोगों ने जो प्रवासी मजदूरों का सहयोग किया है, उनकी सेवा की है, तो छतरपुर का नाम, मध्य प्रदेश का नाम इसमें कहीं ना कहीं ये व्यवस्थाएं पूरे देश में गई हैं और पूरे देश में मध्य प्रदेश के लोगों को आ रहा है। और अब आप सबको पता है कि यहाँ पर एक हमारे डॉक्टर वो कल कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। 3 दिन का लॉकडाउन अभी हुआ है। अब ऐसे हालात नहीं है, और अगर ऐसे हालात बनेंगे तो हम लोग तत्काल सेवा में हाजिर रहेंगे। सब ललिता जी, अभी सुनने में आया था किसी पाइपलाइन का भी आपने उद्घाटन किया है पेयजल की व्यवस्था के लिए। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप सबको पता है कि छतरपुर प्रॉपर में कुछ ऐसे ड्राई बेल्ट थे, क्योंकि जब मैं नगर पालिका की अध्यक्ष थी तब से मुझे छतरपुर की तासीर पता है। इन ड्राई बेल्ट के कारण मध्य प्रदेश सरकार ने 8 टंकियां बनाई थी, जिनमें से बाकी टंकियां चालू हैं, लेकिन 3 टंकियां अभी शेष जो चालू नहीं हुई थी। अभी हाल में मैंने जो हमारे जिले के कलेक्टर साहब हैं शीलेंद्र सिंह जी से मिली। शीलेंद्र सिंह जी को इस बात से अवगत कराया। तो यूपी के उरई के रहने वाले ये मैकेनिक थे जो सिर्फ टंकी और पाइपलाइन को जोड़ने का काम बाकी था और पानी मिलना प्रारंभ हो जाता। तो तत्काल कलेक्टर साहब ने आदेश किया, वो लोग आए और ये सीताराम कॉलोनी की टंकी इसका ये शुभारंभ हो चुका है और ट्रांसपोर्ट नगर की में काम चल रहा है। ये भी जल्दी से जल्दी पूरा विश्वनाथ कॉलोनी वगैरह को पानी मिलेगा। और हमारी इस जो सीताराम कॉलोनी, चेतगढ़ कॉलोनी, नारायणपुरा रोड, फौलारी कलम तक
इसका पानी मिलेगा। आप ये जब टेस्टिंग हो जाएगी, लोगों को पानी मिलने लगेगा, तो जिस तरह से हमारे सड़क जो रोड खुद के पाइपलाइन पड़ी है, तो उसका एक प्रोसीजर होता है कि पहले टेस्टिंग हो जाएगी, पानी आने लगेगा, तो जो सड़कों के गड्ढे भी ठीक हो जाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण काम था। एक और काम मैंने माननीय कलेक्टर साहब से कहा था, छतरपुर का जो सेकंड बस स्टैंड बोलते हैं वो पूरा उखड़ चुका था। इसके 100 पैच वर्क का काम का शुरुआत हो चुका है। इसका प्रस्ताव बन गया है। मैं कलेक्टर साहब शीलन सिंह जी को बधाई देना चाहूंगी कि जनहित के काम में जिस तरह से आगे आके उन्होंने काम किया। आप सबको विदित है कि ट्रांसपोर्ट नगर, जब मैं नगर पालिका अध्यक्ष थी 20 साल पहले की बात है, लेकिन 25 साल पहले ये ट्रांसपोर्ट नगर कई करोड़ों की लागत में बना था, और आज 25 साल से इसी हाल में ट्रांसपोर्ट नगर है। उस बात को लेकर भी मैंने कलेक्टर साहब से आग्रह किया है, उनने वो भी प्रस्ताव बनवाया है। ट्रांसपोर्ट नगर में अगर हमारे जो मैकेनिक हैं ये सब शिफ्ट हो जाएंगे तो छतरपुर की तस्वीर बदल जाएगी। और कोई भी बिल्डिंग की लाइफ 30-40 साल से ज्यादा नहीं होती, 25 साल हो चुके हैं, ऐसे में ट्रांसपोर्ट नगर ध्वस्त हो जाएगा। तो माननीय कलेक्टर साहब का भी ध्यान मैंने इस ओर आकर्षित किया है, ये भी प्रस्ताव बन रहा है। अच्छा ललिता जी, आपके द्वारा मास्क का भी वितरण किया गया है लोगों को? जी बिल्कुल। देखिए, मेरे जो कार्यकर्ता थे, जो हमारे वॉलेंटियर थे, उन्होंने जाकर के मास्क बांटे हैं। मैंने भी जहाँ जहाँ उचित जगह, क्योंकि हर जगह हम सब जा नहीं पाते, वॉलेंटियर ही जाके काम करते हैं, तो मास्क का वितरण जहाँ जहाँ भी हम लोग जाते भी हैं और हमारे पास लोग आते भी हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक और संदेश दिया है, सबसे अच्छा गमछा भी है। हर आदमी के, हमारे गांव के लोगों के गले में गमछा रहता है, तो मास्क जो बिना फेस कवर करके नहीं निकलना चाहिए। जिसके पास मास्क हो, आजकल तो मास्क उपलब्ध है, हमने भी दिया और समाज सेवियों ने भी दिया और प्रशासन ने भी व्यवस्था की है। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि अभी कोरोना गया नहीं है। हम जब कोरोना हमारे यहाँ आया नहीं था, तब हम सजग थे, बिना मास्क के नहीं निकलते थे, 10 बार हम हाथ धोते थे साबुन से। लेकिन आज थोड़ा सा हम मार्केट में जाते थे, हम देखते हैं कि इसके प्रति लोग संवेदनशील नहीं है, लेकिन कोरोना जैसी महामारी बहुत खतरनाक है। यही कहना चाहूंगी कि हम सजग रहें। अभी कोरोना देश से नहीं गया, मध्य प्रदेश से नहीं गया, तो सब लोग सतर्क रहें, सजग रहें, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जान है तो जहान है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ललिता जी, अंत में हम पूछना चाहेंगे, आप मध्य प्रदेश शासन की महिला बाल विकास मंत्री रही हैं, तो वर्तमान में महिला बाल विकास के द्वारा घर घर सर्वे भी करवाया जा रहा है, आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लगी हुई हैं, तो क्या महिला बाल विकास के द्वारा बच्चों को जो भोजन प्रदाय किया जा रहा था वो भी अब किया जा रहा है इस स्थिति में? देखिए, क्या है कि आप सब जानते हैं कि महिला बाल विकास जो विभाग है वो महत्वपूर्ण विभाग है, क्योंकि हर वार्ड में हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रहते हैं, सहायिका रहते हैं, आशा कार्यकर्ता रहते हैं, ये सब सजेस्ट करते हैं, और इनकी जवाबदारी अभी कोरोना में भी उनकी ड्यूटी रही, मास्क के वितरण में भी, सारी चीजों में प्रशासन ने उनको लगाया है। तो जिस तरह से हमारे समाज को जागृत करने में महिला बाल विकास का बहुत महत्वपूर्ण वो है। और कोरोना के समय में हम सूखा राशन और सतुआ देने का काम कर रहे हैं, और जो क्या है कि बना के अभी जो बना हुआ भोजन अभी बच्चों को नहीं दे रहे, क्योंकि हम उनको टेक होम राशन की व्यवस्था कर रहे हैं। राशन, वो बना हुआ भोजन उनको नहीं दे रहे हैं, उनकी सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए। बिल्कुल ललिता जी, उम्मीद है आप इसी तरह से समाज सेवा करती रहेंगी, लोगों की मदद करती रहेंगी, उन्हें मार्गदर्शन देती रहेंगी। आज आपने आकाशवाणी छतरपुर को महत्वपूर्ण समय दिया और अपने विचार साझा किए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोगों का आशीर्वाद इसी तरह से मेरे ऊपर बना रहे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। श्रोताओ, अभी आपने महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की मध्य प्रदेश शासन की पूर्व राज्य मंत्री श्रीमती ललिता यादव से। श्रोताओ, एक कहावत है, यदि सुख में तुम हंसते हो तो दुख में कह कहे लगाओ, तभी तकदीर तुम्हारे कदमों में होगी और तुम तकदीर के बादशाह होगे।
संक्रमण से खुद को और परिवार को सुरक्षित रखने के लिए आप मास्क का प्रयोग करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, बार बार साबुन से हाथ धोते रहेंगे और आरोग्य सेतु ऐप अपने मोबाइल में जरूर डाउनलोड करेंगे। इसी उम्मीद के साथ अब कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए अपने दोस्त राकेश खरे को। अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण पर केंद्रित यह विशेष कार्यक्रम एक जंग जिंदगी के लिए। प्रवक्ता और प्रस्तुतकर्ता थे राकेश खरे। ये आकाशवाणी का छतरपुर केंद्र है। थोड़ी देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे।